नाउ लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। एंटीबॉडी को शॉर्ट में हम EB लिखते हैं, एंटीबॉडी। और यहाँ पे H2L2 भी हमने लिखा हुआ है, क्योंकि एंटीबॉडी में 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन होती हैं। 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन। जैसा कि यहाँ ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये 2 हैवी चेन है और ये 2 लाइट चेन है एंटीबॉडी में। अगर हम देखें तो हैवी चेन का जो वेट है वो 50,000 kd है हर हैवी चेन का, और हर लाइट चेन का जो वेट होता है वो 25,000 kd होता है। इसका मतलब ये 2 लाइट चेन दोनों 25,000 kd की, और ये दोनों हैवी चेन ये दोनों 50,000 kd की हैं, अलग अलग 50,000 kd ईच। तो अगर हम पूरी एंटीबॉडी का वेट देखें तो 50,000 50,000 1 लाख, 25,000 25,000, मतलब 1.5 लाख kd हो गया ये। तो 1.5 लाख kd वो एंटीबॉडी का वेट होता है जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, क्योंकि हैवी चेन का ईच हैवी चेन हैज़ वेट ऑफ 50,000 kd, whereas ईच लाइट चेन हैज़ वेट ऑफ 25,000 kd। ठीक है, ये हैवी चेन आपस में जुड़ी हुई हैं। आप देखिए इंटरचेन डाइसल्फाइड ब्रिज से, 2 डाइसल्फाइड ब्रिज जो हैं उनसे ये जुड़ी हुई है, 2 हैवी चेन, ये दोनों हैवी चेन 2 डाइसल्फाइड ब्रिज से। और हैवी चेन और लाइट चेन, हैवी चेन और लाइट चेन वो एक एक डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब दोनों हैवी चेन को जोड़ के रखने का काम 2 डाइसल्फाइड ब्रिज कह रहे हैं, या इंटरचेन डाइसल्फाइड ब्रिज, क्योंकि ये 2 चेनों के बीच में है इसीलिए इसको हम इंटरचेन कह रहे हैं। और हैवी और लाइट के बीच में एक और एक इंटरचेन डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, जो इस स्ट्रक्चर को आपस में जोड़कर रखता है, हैवी चेन्स को और लाइट चेन्स को। तो अगर हम देखें तो इस एंटीबॉडी में कितने इंटरचेन डाइसल्फाइड ब्रिज हैं जो हैवी और लाइट चेनों को आपस में जोड़ के रखते हैं? 1 2 3 एंड 4, 4 है। 2 हैवी को जोड़ने वाले 2 डाइसल्फाइड ब्रिज, एक हैवी और एक लाइट को जोड़ने वाला एक डाइसल्फाइड ब्रिज, एक हैवी और एक को लाइट को जोड़ने वाला एक डाइसल्फाइड ब्रिज। इसके अलावा यहाँ पर चेन के अंदर ये देखिए, ये इंट्रा चेन डाइसल्फाइड ब्रिजेस हैं, ये इंट्रा चेन डाइसल्फाइड ब्रिज हैं। ये एक ही चेन के अंदर हैं, 2 चेन को जोड़ने का काम नहीं करते। तो ये क्यों है, ज़रा उसको देखें समझें। तो असल में ऐसे एंटीबॉडी नहीं होता, एंटीबॉडी में लूप्स होते हैं, और उन लूप्स को बैलेंस करने के लिए इंट्रा चेन डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं। कैसे, देखो इस वाली चेन को अगर हम बनाएं तो ये असल में इस तरह से है, ऐसे ये इस तरह से है, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर ये 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स लग रहे हैं, डाइसल्फाइड ब्रिज इसको जोड़ रहा है लूप्स को। ये असल में ऐसे लूप है, लूप, तो उनको जोड़ने के लिए ये डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं। ये देखिए डाइसल्फाइड ब्रिज, ये इसको जोड़ रहा है। ऐसे ही अगर हैवी को देख लीजिए तो हैवी वाली चेन भी इस तरह से है, ऐसे। हम ब्लू से ड्रॉ करते हैं जिससे हमने ड्रॉ किया था पहले। नीचे आके यहाँ पर ऐसे, ये देखिए, और इनको जोड़ने वाले ये डाइसल्फाइड ब्रिज हैं, ऐसे ही इसको जोड़ने वाला ये डाइसल्फाइड ब्रिज है। तो इसका मतलब आपने समझा कि ये ऐसे सीधे बना देते हैं कन्वीनियंस के लिए, मगर असल में ये ऐसे करके लूप है, फिर ऐसे करके लूप है, वैसे ही ये ऐसे लूप, फिर ऐसे लूप, यहाँ जाके ऐसे करके लूप्ड है। ये लूप्स बने होते हैं एंटीबॉडी में। इन्हीं लूप को बैलेंस करने के लिए ये इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं जो इन लूप्स को मैनेज करते हैं। यहाँ पे एक लूप, यहाँ पे एक लूप, यहाँ और यहाँ पे एक लूप, और यहाँ पे भी एक लूप, ऐसे है। ये सीधा नहीं है, ऐसे है, उस लूप को इसने बैलेंस कर रखा है। तो इनके नंबर को भी आप गिन सकते हो। अगर एक चेन में आप देखिए, एक हैवी में 1 2 3 1 2 3 3 इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड है,
जबकि हर लाइट चेन में अगर आप देखें तो 1 2 1 2 इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं। तो 6 7 8 9 10, इसमें 3, इसमें 3 और इनमें 2 2, तो कितने हो गए 10 इंट्रा चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और 4 इंटर चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं। तो 14 डाइसल्फाइड जो है बॉन्ड्स यहाँ पर बन रहे हैं, जो इस पूरे स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कर रहे हैं या आपस में हैवी चेन्स को या हैवी और लाइट चेन को जोड़कर रख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर और कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगर आप देखिए तो ये इतना जो रीज़न है ऊपर का, ये नीला इसका और ये रेड जो पूरी तरह से कलर्ड नहीं है, इतना रीज़न ये वेरिएबल होता है। ये हैवी चेन का रीज़न वेरिएबल है, शेप चेंज कर सकता है, ये भी वेरिएबल है। तो दिस इज़ द वेरिएबल रीज़न ऑफ हैवी चेन एंड दिस इज़ द वेरिएबल रीज़न ऑफ लाइट चेन। तो हमने लिखा हुआ है वेरिएबल रीज़न ऑफ लाइट एंड हैवी चेन, वेरिएबल रीज़न ऑफ लाइट एंड हैवी चेन। ये जो वेरिएबल रीज़न है जो अपने शेप को चेंज कर सकता है, वेरी कर सकता है, वही असल में FAB होता है। FAB फेस होता है एंटीबॉडी का और एक होता है FC, 2 फेसेस होते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने जानकारी दी थी, जानकारी क्या दी थी, नाम लिया था पहले के लेक्चर में। अब बात करते हैं FAB, ये एंटीजन बाइंडिंग फेस है, ये वेरी करता है और एंटीजन को पकड़ लेता है। तो एंटीजन को पकड़ने वाला फेस ये है, ये इसे कहते हैं FAB एंड दिस इज़ ऑल्सो द वेरिएबल रीज़न ऑफ हैवी एंड लाइट चेन। या आप यूँ कह सकते हैं कि जो हैवी और लाइट चेन का वेरिएबल रीज़न है वो दोनों मिलकर FAB फेस बनाते हैं एंटीबॉडी का, एंटीजन बाइंडिंग फेस बनाते हैं किसका, एंटीबॉडी का। और ये जो बचा हुआ रीज़न है लाइट का और हैवी का, ये कांस्टेंट रीज़न होते हैं। ये क्या है, कांस्टेंट रीज़न, कांस्टेंट रीज़न ऑफ हैवी एंड लाइट चेन, कांस्टेंट रीज़न ऑफ हैवी एंड लाइट चेन। तो ये बचा हुआ पोर्शन हैवी का और बचा हुआ पोर्शन लाइट चेन का, वो कांस्टेंट रीज़न में आ जाते हैं। ये कांस्टेंट होते हैं, ये वेरी नहीं करते, चेंज नहीं करते। अच्छा, ये जो फेस आप देख रहे हो उसे FC फेस कहते हैं। वैसे तो कांस्टेंट होता है, मगर यहाँ पे C का मतलब कांस्टेंट फेस नहीं है, C का मतलब यहाँ पे होता है क्रिस्टलाइजेबल। तो FC इज़ द क्रिस्टलाइजेबल फेस। क्यों? क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हम क्रिस्टलाइज करते हैं तो ये वाला फेस क्रिस्टलाइज नहीं होता, केवल ये वाला फेस क्रिस्टलाइज होता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं FC, क्रिस्टलाइजेबल फेस, क्रिस्टलाइजेबल फेस। और ये जो फेस है दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन ऑफ एंटीबॉडी। इसका मतलब ये पकड़ता है, बाकी ये एक्शन करवाता है जो भी इस पर एक्शन करना है एंटीबॉडी पे। जैसे ये पकड़ता है और ये बुलाता है कि अनके भैया आइए हम पकड़े हैं मारिए, या कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन इसी फेस पे आके चिपक जाता है, तब ये एंटीजन उसको दे देता है, जैसा हमने कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम में देखा था, है ना। IgG एंटीबॉडी के FC फेस पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन आके चिपक रहा था, जो वहाँ पे स्ट्रक्चर को देखा था। तो ये FC फेस किसके क्या करता है, ये एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक और चीज़, क्योंकि एंटीबॉडी आर्मी ऑफ प्रोटीन है और प्रोटीन खुद पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है, अमाइनो एसिड जुड़ते चले जाते हैं तब ये चेन्स बनती हैं। इसीलिए एक तरफ अमाइनो टर्मिनल मिलेगा, एक तरफ कार्बोक्सिल टर्मिनल मिलेगा, एक तरफ अमाइनो टर्मिनल मिलेगा, एक तरफ कार्बोक्सिल टर्मिनल मिलेगा। तो ये N एंड है, अमाइनो एंड है किसका, अमाइनो एसिड का, और दूसरी तरफ यहाँ क्या होगा, कार्बोक्सिल। ये अमाइनो तो यहाँ कार्बोक्सिल, वो भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे C होगा इसका एंड, और यहाँ पे भी क्या होगा, C एंड होगा। ठीक है, ये C और ये C, ये CC एंड होंगे इसके, राइट। तो यही N और C अमाइनो और कार्बोक्सिल टर्मिनल को बता रहे हैं। इधर अमाइनो टर्मिनल होते हैं, इधर कार्बोक्सिल टर्मिनल। अमाइनो टर्मिनल, कार्बोक्सिल टर्मिनल नीचे की तरफ होते हैं एंटीबॉडी में। ठीक है, तो इस तरह से ये एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को आपने समझा। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो दोबारा वीडियो को रिमाइंड करके आप देखिए, दोबारा से सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से। एक और चीज़ यहाँ पर देखते हैं, ये एंटीबॉडी का जो FAB फेस है ना, वो पूरे एंटीजन को नहीं पहचानता कि पूरे एंटीजन को पहचाने। फॉर एग्जांपल, आप पूरे व्यक्ति को नहीं पहचानते, उसके चेहरे को पहचानते हो। कई सालों बाद अब किसी फ्रेंड से मिले और बहुत मोटा हो गया था,
तो आप उसके फेस से तब भी उसको पहचान लोगे। पहले एकदम थिन था, लीन था, पतला पतला पतर का आप उसे चढ़ाया करते थे, और बहुत सालों बाद मिला तो एकदम ही मोटा हो गया था, फिर भी आप उसे पहचान लोगे उसके फेस से, हालांकि फेस भी थोड़ा मोटा हो गया होगा। तो जैसे हम किसी के फेस से पहचानते हैं, उसके कपड़ों से नहीं पहचानते हमेशा, क्योंकि कपड़े तो बदल सकता है आदमी, वैसे ही एंटीबॉडी वो एंटीजन पूरे एंटीजन को नहीं पहचानता, उसके पर्टिकुलर रीजन को पहचानता है, उसी को पकड़ता है। उस पर्टिकुलर रीजन को हम कहते हैं एपिटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट। एपिटोप या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट। तो ये पूरा एंटीजन है, और बड़ा बना सकते थे, और बड़ा। तो ये जो पोर्शन है ना, ये केवल इसको पहचानता है, इसको हम कहते हैं एपिटोप। और एंटीबॉडी का जो पोर्शन इसको पकड़ता है, ये उसे हम कहते हैं पैराटोप। ये कहाँ होता है? एंटीबॉडी पे। तो इसका मतलब एंटीजन के पूरे फेस को ना पहचान के एक पर्टिकुलर रीजन को एंटीबॉडी पहचानता है, एंड दैट पर्टिकुलर रीजन ऑफ एंटीजन इज नोन एज एपिटोप और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट साइट, and the region of antibody which attaches with the epitope is known as paratope. तो एक एंटीबॉडी पे कितने पैराटोप हैं? 1 2 3 4 मत गिनेगा, ये पूरा एक ही माना जाएगा, ये पूरा एक माना जाएगा, ये सब पूरा एक माने जाएंगे। ये पैराटोप है पूरा पूरा, 1 2 3 4 मत गिन लीजिएगा, ऐसे हम 3 4 और ग्रुप बना सकते हैं, वैसे नहीं। ये एक पैराटोप है और ये दूसरा। तो एक एंटीबॉडी पे कितने पैराटोप हैं? 1 2 1 2। तो ये 2 एंटीजन को पकड़ सकती है, और एंटीजन के किस एरिया को पकड़ेगी, पहचानेगी? एपिटोप को, एपिटोप को। और एंटीबॉडी का जो रीजन उसको पकड़ेगा उसे क्या कहेंगे? पैराटोप। तो एंटीबॉडी, अ सिंगल एंटीबॉडी हैज़ गॉट 2 पैराटोप, 1 2 2 पैराटोप। इसका मतलब एक एंटीबॉडी के पास 2 पैराटोप हैं, एक एंटीबॉडी 2 एंटीजन पकड़ सकती है। वाई शेप स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हो। तो 2 आर्म्स निकल गए, दोनों आर्म पे एक एक पैराटोप है, ये से एक एक एंटीजन को पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर की, ये एपिटोप पैराटोप की, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें उसके हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी, टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी।